प्राचीन भारत का असली इतिहास ईसा पूर्व 600 से शुरू होता है और हर्षवर्धन की मौत के साथ 647 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। ये 1200 वर्ष का समय महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। इस काल में हमारी सभ्यता का विकास हुआ और भारत में दो बड़े धर्मों जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। राजा लोग शक्तिशाली हो गए और उन्होंने सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। पहले भारत का एक बड़ा भाग मौर्य सम्राटों की हुकूमत में राजनीतिक एकता में बंधा। वैदिक काल की सरलता के स्थान में अब कूटनीति से काम लिया जाने लगा। बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई, किंतु प्रजा के हित का ध्यान राजा लोगों को सदैव बना रहा। राजा का कर्तव्य था कि अपनी प्रजा की रक्षा करे और धर्म का पालन करे। लोगों के दिमाग में यह विचार इतनी दृढ़ता के साथ जम गया था कि राजा भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। समाज का संगठन जटिल बनता गया। इस काल में विदेशियों के आगमन से यहाँ की आबादी में एक नया खून मिल गया। यूनानियों के साथ भारतीयों का संपर्क हुआ, जिसके कारण कला, कौशल और संस्कृति के नए विचारों का समावेश हुआ। यूनानियों के अलावा और भी विदेशी लोग आए। हून और सीदियन लोगों ने यहाँ की प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था को बड़ा भारी धक्का पहुँचाया। उत्तरी भारत में अधिक समय तक भीषण उपद्रव मचे रहे। अंत में 7वीं शताब्दी के आरंभ में हर्षवर्धन ने शांति कायम की और भारतीय कला और सभ्यता की रक्षा की। कला और संस्कृति का बहुत अधिक विकास होता रहा और अनेक बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई। भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ संभवतः बुद्ध के समय से होता है। पहले बता चुके हैं कि इस काल में 4 बड़े बड़े राज्य थे। प्रत्येक का शासन एक शक्तिशाली राजा करता था। राज्यों के नाम अवंती, मालवा, कौशल, अवध, वत्स, इलाहाबाद के इर्द गिर्द तथा मगध, बिहार थे। इनकी राजधानियां क्रम से उज्जैनी, श्रावस्ती, कौशाम्बी तथा राजगृह थीं। महात्मा बुद्ध के बाद कुछ शताब्दियों में मगध बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। उनके सम्राट संपूर्ण भारत पर शासन करने लगे। बुद्ध के समय में मगध का शासक बिंबिसार था। वो एक प्रभावशाली राजा था। उसने कौशल राज्य के राजा प्रसन्नजीत की बहन के साथ अपना विवाह कर लिया। वैशाली के लिच्छवी सरदारों की राजकुमारियों के साथ भी उसने अपना विवाह किया। यही नहीं, उसने वत्स के सरदारों के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। 52 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात वो अपने ही लड़के अजातशत्रु के हाथ से मारा गया। अजातशत्रु सिंहासन पर बैठने के लिए अधीर हो रहा था। इसी कारण उसने ये दुष्कर्म किया। ईसा पूर्व 459 तक वो राज्य करता रहा। अजातशत्रु की पितृ हत्या से क्रुद्ध होकर बदला लेने के लिए प्रसन्नजीत ने उस पर चढ़ाई कर दी। कुछ समय तक युद्ध होता रहा। अंत में दोनों दलों में संधि हो गई और काशी का राज्य अजातशत्रु को मिल गया। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के साथ भी युद्ध किया और उन्हें पराजित कर उनका राज्य मगध ने मिला लिया। उसने व्रजियों पर भी आक्रमण किया और उनकी राजधानी को तबाह करके उनके राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर उदयी बैठा। गिरिबज के बजाय पाटलिपुत्र को उसने अपनी राजधानी बनाया। 2 और पीढ़ियों के बाद बिंबिसार के वंश को काशी के हाकिम शिशुनाग ने विध्वंस कर डाला। उसने अवंती को अपने राज्य में मिला लिया और इस प्रकार अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाया। शिशुनाग वंश का अंत ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ। पुराणों में शिशुनाग वंश के राजाओं को क्षत्रिय कहा गया है, परंतु उस वंश के अंतिम राजा महानिंदन ने एक शूद्र स्त्री के साथ अपना विवाह कर लिया और इस प्रकार एक शूद्र वंश की स्थापना की। उसका बेटा महापद्मनंद नीच जाति का पुरुष कहा गया है, परंतु वो बड़ा वीर योद्धा था। पंजाब और कश्मीर को छोड़ उसने सारे उत्तरी भारत को जीत लिया और सिंध तक दक्षिण के भी कुछ प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। वो एक बड़ा शक्तिशाली सम्राट था। उसने अपने अधीनस्थ राजाओं को वश में रखा। उसके बाद उसके 8 बेटों ने कुछ समय तक राज्य किया। अंत में 325 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अथवा कौटिल्य नामक ब्राह्मण की सहायता से नंद वंश का नाश कर दिया। जिस समय उत्तरी भारत में मगध का राज्य तरक्की कर रहा था और उसके शासक युद्ध करके अथवा विवाह संबंध जोड़कर अपने राज्य को बढ़ा रहे थे, ठीक उसी समय उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशियों का आक्रमण होना प्रारंभ हुआ। इनमें से 2 आक्रमण बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला ईरानियों का आक्रमण और दूसरा उसके 200 वर्ष बाद सिकंदर का था। भारत पर ईरानियों की विजय, ये सुनकर आपको हैरानी होगी, मगर ये हकीकत है।
ईरान और भारत का संबंध बहुत प्राचीन काल से चला आता है। एक समय था जबकि आर्यों और ईरानियों के पूर्वज एक ही वंश के लोग थे। अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो जाने के बाद भी उन्होंने अपना संबंध बनाए रखा। ईरानी साम्राज्य के संस्थापक साइरस के पहले पश्चिम एशिया के किसी राजा ने पूर्व में भारत तक अपना प्रभाव नहीं बढ़ाया था। साइरस ने गांधार को जीत लिया। उस समय गांधार में आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी तथा काबुल के प्रदेश शामिल थे। ईरान के एक दूसरे सम्राट दारियस ने अपने राज्य के अधिकार क्षेत्र को और अधिक बढ़ाया। उसने उत्तरी भारत के एक भाग को जीत लिया। यूनानी इतिहास लेखक हेरोडोटस ने ईरान साम्राज्य के 20 प्रांतों के नाम दिए हैं और लिखा है कि भारत उसका 20वां प्रांत है। उसका यह भी लेख है कि भारत की जनसंख्या अन्य देशों की आबादी से अधिक है। भारत से जो कर ईरान के राजा को मिलता था वो शेष साम्राज्य से मिलने वाले कर की अपेक्षा कहीं अधिक था। उस समय भारत से ईरान को 10 लाख पाउंड कर मिलता था। यह यकीनी तौर से नहीं कहा जा सकता कि ईरानी साम्राज्य के अधीनस्थ भारतीय प्रांत का विस्तार कहां से कहां तक था, किंतु इतना पता चलता है कि वो सिंध देश ये तथा सिंधु नदी की तलहटी में कालबाग से समुद्र तक फैला हुआ था। संपूर्ण सिंध प्रदेश तथा सिंधु नदी के पूर्व स्थित पंजाब का अधिकांश भाग उसमें सम्मिलित था। भारत और ईरान के संपर्क का बहुत कुछ प्रभाव मौर्य कला पर पड़ा। सम्राट अशोक की लाटों पर जो शिखर मूर्ति हमें मिलती है उस पर ईरानी कला का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। यद्यपि कुछ विद्वानों का कथन है कि वो विशुद्ध भारतीय है। इसके अतिरिक्त तक्षशिला में कुछ विचित्र प्रथाएं प्रचलित थीं, जैसे मुर्दे को खुला छोड़ देना और राजा के केशों को धोना। इन प्रथाओं से प्रतीत होता है कि किसी समय उस प्रदेश में ईरानियों का प्रभाव था। सिकंदर के आक्रमण के बारे में अगर बात करें तो यूनान देश में मैसिडन मकदूनिया नाम का एक राज्य था। सिकंदर वहां के राजा फिलिप का बेटा था। उसने 22 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 333 में और देशों को जीतने के लिए कूच किया। वो पूर्व की ओर बढ़ा और रास्ते में जो देश उससे मिले उन्हें उसने अपने अधीन कर लिया। ईसा पूर्व 330 में उसने ईरान के सम्राट को पराजित किया और ईसा पूर्व 327 में वो भारत की सरहद पर पहुंच गया। उस समय पंजाब कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सिंध झेलम के दोआब के राजा अंभी ने विजयी सिकंदर का स्वागत किया। इस राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। इसके खंडहर अभी तक पंजाब के अटक जिले में हसन अब्दाल के पास पाए जाते हैं। इस स्वागत से खुश होकर उसने ईसा पूर्व 326 में झेलम नदी को पार किया। झेलम और चिनाब नदियों के बीच के देश में पुरु नाम के एक क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। यूनानियों ने उसका उल्लेख पोरस के नाम से किया है। उसने सिकंदर को आगे बढ़ने से रोक दिया। झेलम के किनारे दोनों दलों में घोर युद्ध हुआ और पुरु बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा, किंतु अंत में जब वो घायल होकर गिर पड़ा तब यूनानी सैनिक उसे पकड़कर सिकंदर के सामने ले गए। तक्षशिला के राजा ने न केवल सिकंदर का साथ दिया बल्कि उसने अपने दुश्मन पुरु को पराजित करने में भी मदद दी। जब पुरु सिकंदर के सामने लाया गया तो उसने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? इस पर पुरु ने जवाब दिया, जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। इस जवाब से सिकंदर बड़ा खुश हुआ। उसने फिर पुरु को उसका राज्य वापस दे दिया। इसके बाद यूनानी सेना व्यास नदी की ओर बढ़ी। उस रास्ते के सभी राजा पराजित हुए। फिर यूं हुआ कि आए दिन होने वाली जंगों की वजह से सिकंदर की फौजें परेशान हो गईं। इसलिए सिकंदर ने झेलम नदी के पास उसने नावों का एक बेड़ा तैयार कराया और कुछ सेना को अक्टूबर 325 ईसा पूर्व में समुद्र के मार्ग से भेज दिया। स्वयं वो एक दूसरे मार्ग से रवाना हुआ और बलूचिस्तान होता हुआ बेबीलोन पहुंचा। भारत में वो कुल 19 महीने रहा। बेबीलोन में 32 वर्ष की उम्र में बहुत शराब पीने के कारण उसे बुखार आ गया और 323 ईसा पूर्व में उसका इंतकाल हो गया। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में कई प्रजातंत्र राज्य थे। यूनानी लेखकों ने कठ जाति का उल्लेख किया है। कठ लोग उस देश में बसे थे जहां अब लाहौर और अमृतसर के जिले हैं। साकल यानी सियालकोट उनकी राजधानी था। सिकंदर के आने से पूर्व कठ जाति के लोगों ने पुरु को एक बार युद्ध में पराजित किया था। पंजाब से वापस जाते समय मार्ग में सिकंदर को कई राज्यों के साथ युद्ध करना पड़ा। इन राज्यों में प्रधान शूद्रक, मालव और शिवी थे। इनके पास 1 लाख आदमियों की फौज थी। उनकी सैनिक शक्ति को देखकर सिकंदर ने उनके साथ संधि कर ली।
ये प्रजातंत्र राज्य भारत में गुप्त काल तक रहे। गुप्त साम्राज्य के ताकतवर होने पर वो एक एक करके फना हो गए। गुप्त सम्राटों की ताकत के सामने उनका ठहरना असंभव था। सिकंदर के आक्रमण के असर की अगर बात करें तो सिकंदर की सेना ने भारत में केवल पंजाब के छोटे छोटे सरदारों को ही पराजित किया था। इससे अधिक सफलता उसे नहीं मिली थी। मगध सम्राट के साथ उसका युद्ध नहीं हुआ, नहीं तो उसे मालूम हो जाता कि भारत पर विजय पाना कितना कठिन काम है। हारे हुए लोगों के साथ यूनानियों ने बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया। उन्होंने नगरों को लूटा और लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया। एक यूनानी लेखक का लेख है कि सिंधु नदी की तलहटी में 80,000 भारतवासी मारे गए थे। इस निर्दयता, रक्तपात और अमानुषिक अत्याचार को देखकर यह कहना पड़ता है कि सिकंदर तैमूर और नादिर शाह से किसी प्रकार भी कम नहीं था। इस काल के यूनानी भारतीय संस्कृति पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सके। वैश्य साम्राज्य स्थापित करने का जो ख्वाब सिकंदर देख रहा था, उसमें वो बिल्कुल नाकामयाब हुआ।